एक टीम, एक सपना और एक रात जो हमेशा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख बन गई। ओलंपिक्स का जश्न अपने शबाब पर था, हर तरफ मस्ती, जोश और मेडल जीतने का जुनून। लेकिन किसे पता था कि एक शानदार दिन मौत का मंजर बन जाएगा। इजराइल के एथलीट्स वहां मेडल जीतने नहीं बल्कि अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने गए थे। लेकिन उस दिन उन्हें मेडल नहीं, मौत मिली। एक शाम पहले तक जो स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था, अगले दिन वहां सिर्फ चीखें, गोलियां और लाशों का साया था। एक ऐसा टेररिस्ट अटैक जो सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी पर था। एक माँ का बेटा वापस नहीं आया, एक बहन का भाई हमेशा के लिए चला गया और एक देश के सपने उस दिन खून में डूब गए। और सबसे डरावना सच कि दुनिया ने सब देखा लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ बदला नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा सबक भी बन गई, ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड, जिसकी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस बदले की आग पूरी दुनिया तक फैली और बस लोग देखते और सोचते ही रह गए। दोस्तों, यह कहानी है साल 1972 की, जब जर्मनी में ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड किए गए थे। इस खेल आयोजन के जरिए जर्मनी दिखाना चाहता था कि हिटलर के खात्मे के बाद वो एक बदला हुआ देश है। लेकिन 5 सितंबर 1972 की सुबह 4 बजे जब पूरी दुनिया ओलंपिक गेम्स के जश्न में डूबी हुई थी, तो तब मौत का एक काला साया म्यूनिक ओलंपिक विलेज पर मंडराने लगा। हुआ यूं कि ब्लैक सितंबर नाम के पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 8 आतंकवादी 6 ऊंची बाढ़ कूदकर उस फ्लैट में घुस गए जहां इजरायली एथलीट्स ठहरे हुए थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, खौफ पैदा करना और बदला लेना। ये कोई मजाक नहीं था, ये मौत की दस्तक थी। सुबह 4:15 बजे आतंकियों ने एक मास्टर की का इस्तेमाल कर हॉलवे का दरवाजा खोल दिया जो सीधा एथलीट्स के अपार्टमेंट तक जाता था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, इजरायली प्लेयर्स को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों के पास AK-47 और ग्रेनेड्स थे। उनमें से 2 ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत गोली मार दी गई। खून से लथपथ फ्लोर इस बात की गवाही दे रहा था कि अब यह खेल का मैदान नहीं बल्कि एक जंग का मैदान बन चुका था और बस वह कहे जा रहे थे कि हमारी डिमांड्स पूरी करो वरना सबको मार देंगे। आतंकियों ने बाकी 9 एथलीट्स और कोचेस को हॉस्टेज बना लिया था। उनके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, बस नफरत और हिंसा का जुनून था। उन्होंने अपनी मांग रखी, अगर इनकी जान बचानी है तो हमारे 200 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रिलीज करो। जर्मनी की गवर्नमेंट शॉक में थी। चांसलर विली ब्रांट ने तुरंत इजरायली प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर को कॉल किया और सिचुएशन एक्सप्लेन की। गोल्डा मेयर, जो इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, इजराइल टेररिस्ट से निगोशिएशंस नहीं करता, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और इसके बाद जर्मन सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सीक्रेट रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया। आतंकवादियों को एयरपोर्ट आसानी से जाने दिया गया, जहां जर्मन कमांडोज घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी कि शायद इन खिलाड़ियों को बचाया जा सके। दूसरी तरफ इजरायली सिटीजन्स टीवी के सामने बैठे थे। सबको सिर्फ एक गुड न्यूज का इंतजार था। तभी एक फ्लैश हुई, ऑल हॉस्टेजेस हैव बीन रेस्क्यूड। इजराइल में सेलिब्रेशंस शुरू हो गया। लोगों ने शैंपेन खोल ली। गोल्डा मेयर ने भी विक्ट्री फील की, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन था। अगले दिन सच सामने आया जो और भी ज्यादा टेरिफाइंग था। रियलिटी ये थी कि सारे इजरायली एथलीट्स को मार दिया गया था, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला किया था तो आतंकियों को समझ आ गया कि यह एक ट्रैप था। और फिर जो हुआ उसने ओलंपिक हिस्ट्री की सबसे काली रात लिख दी। एक तेज एक्सप्लोजन के साथ आतंकवादियों ने सभी 9 इजरायली हॉस्टेजेस को मौत के घाट उतार दिया। वो सिर्फ एक रात नहीं थी बल्कि वो इंसानियत की हार थी। जहां एक तरफ दुनिया खेल के जश्न में थी, वहीं दूसरी तरफ 11 मासूम खिलाड़ियों की जान ले ली गई थी। सिर्फ यही नहीं, 5 भी मारे गए, पर उनमें से 3 बच गए थे। इजराइल में गुस्से का सुनामी आया। पूरा देश सिर्फ एक डिमांड कर रहा था, बदला। जिसके बाद इजराइल ने सीरिया और लेबनान में एयर स्ट्राइक्स करके कई पैलेस्टीनियन टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय कर दिए। इस अटैक में 200 लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब म्यूनिक अटैक के 3 टेररिस्ट्स जो जर्मनी में पकड़े गए थे वो भी बचकर निकल गए। दरअसल अक्टूबर 1972 में सीरिया से जर्मनी जा रही फ्लाइट 615 को 2 टेररिस्ट्स ने हाईजैक कर लिया था। उन्होंने डिमांड रखी कि म्यूनिक अटैक में पकड़े गए तीनों टेररिस्ट्स को रिलीज किया जाए। जर्मनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए टेररिस्ट्स रिलीज कर दिए गए। इजराइल
इजराइल में गुस्सा और भी इंटेंस हो गया। लोग स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों को गुस्सा इतना बढ़ गया कि हर जगह लोग बस यही बोल रहे थे कि म्यूनिक अटैक का हर जिम्मेदार इंसान खत्म होना चाहिए। और फिर शुरू हुआ इंतकाम का वह सफर जो बदले की आग से जन्मा था। पीएम गोल्डा मेयर ने एक हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग बुलाई। यहाँ एक स्पेशल इंटेलिजेंस कमेटी बनी जिसे नाम दिया गया कमिटी एक्स। इस कमेटी का सिर्फ एक मिशन था और वह यह था कि हर एक इंसान जो म्यूनिक अटैक में शामिल था उसे मार दो। ये एक हाईली क्लासिफाइड मिशन था। मोसाद जो इजराइल की दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इस ऑपरेशन का लीडर बना। इस रिवेंज मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड। मोसाद ने सबसे पहले एक हिट लिस्ट बनाई जिसमें 35 लोगों के नाम थे। ये लोग यूरोप और मिडिल ईस्ट में छुपे बैठे थे। इन्हें एक एक करके ढूंढना और एलिमिनेट करना था। लेकिन एक चैलेंज भी था। इजराइल ये नहीं चाहता था कि किसी भी मर्डर का डायरेक्ट लिंक इजराइल से हो। इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए मोसाद के एक टॉप एजेंट माइकल हरारी को टीम लीडर बनाया गया। उसने 5 अलग अलग टीम्स बनाई। हर टीम का नाम एक हिब्रू अल्फाबेट के ऊपर रखा गया था। जैसे नंबर 1 एलेफ जिसमें 2 प्रोफेशनल किलर्स थे जो मिशन एग्जीक्यूट करते। नंबर 2 बेट, ये एजेंट्स फेक पासपोर्ट्स और आइडेंटिटी क्रिएट करते। नंबर 3 हेट, ये लोग होटल्स, कार्स और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम करते। नंबर 4 आइन, इस टीम में 6 एजेंट्स थे जो टारगेट्स की आइडेंटिफिकेशन और एस्केप राउट्स सेट करते थे। नंबर 5 कॉफ, ये लोग कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस संभालते थे। ये ऑपरेशन इतना टॉप सीक्रेट था कि मोसाद के एजेंट्स का भी इजरायली गवर्नमेंट से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। एजेंट्स सिर्फ माइकल हरारी को रिपोर्ट करते थे। ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड शुरू हो चुका था और अब कोई भी सेफ नहीं था। 16 अक्टूबर 1972 को बदले की पहली गोली चली। रोम के एक होटल में साइलेंस था और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। जब धुआं छटा तो ब्लैक सितंबर के एक आतंकी का खेल खत्म हो चुका था। ये ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड की पहली सफलता थी। बस एक महीने बाद फ्रांस से ऐसी ही एक और खबर आई। म्यूनिक हमलों के मास्टरमाइंड में से एक महमूद हमशारी जानता था कि वो मोसाद के निशाने पर है, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट में छिप कर बैठा था। फिर एक दिन उसके फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मैं एक पत्रकार हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। महमूद को ये एक साधारण कॉल लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह कॉल उसकी मौत का न्योता थी। जैसे ही वो बाहर के लिए निकला, कुछ देर बाद मोसाद की टीम उसके घर में घुस गई। टीम ने उसके फोन में एक बम फिट कर दिया। शाम को महमूद घर लौटा और फिर फोन की घंटी बजी। उसने जैसे ही फोन उठाया, उधर से आवाज आई RIP। बटन दबते ही जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और महमूद का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। वो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अब यह बदले का सिलसिला शुरू हो चुका था। म्यूनिक हमलों में शामिल हर एक इंसान को चुन चुन कर खत्म किया जा रहा था। मोसाद ने सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी मार डाला जो आतंकियों को फंडिंग या सपोर्ट कर रहे थे। इजराइल ने अपनी दोस्ती तक की परवाह नहीं की। एक दिन पेरिस में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट के एक प्रोफेसर को मार दिया गया क्योंकि मोसाद को शक था कि उसने म्यूनिक हमलों के लिए हथियार सप्लाई किए थे। पेरिस में प्रोफेसर के घर लौटते वक्त उसे 2 गोलियां मारी गईं, एक माथे पर, दूसरी सीने में। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई खास संदेश देना था और संदेश सिर्फ एक था, हम न भूलते हैं और न ही माफ करते हैं। मोसाद ने मरने वालों के परिवारों को पहले ही संकेत दे दिया था। मौत से कुछ दिन पहले उनके घर एक गुलदस्ता और एक संदेश लिखा होता था और वह संदेश था कि अब तुम्हारी बारी है। मोसाद ने कुछ इस तरीके ने आतंकियों में दहशत फैला दी थी। कुछ तो इतने डर गए कि उन्होंने खुद को कैद कर लिया। 3 आतंकियों ने खुद को लेबनान के एक घर में बंद कर लिया और चारों तरफ हेवी सिक्योरिटी लगा दी। इसके बाद भी मोसाद ने एक स्पेशल ऑपरेशन का प्लान तैयार किया था जिसका नाम था ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। इस ऑपरेशन में इजरायली नेवी और एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ। रात के अंधेरे में स्पीड बोट से स्पेशल फोर्सेस कमांडोज लेबनान के तट पर उतरे। वहां उनकी मुलाकात मोसाद एजेंट से हुई। ये एजेंट्स आम लोगों के भेष में थे और पहले से ही अपने टारगेट्स की निगरानी कर रहे थे। इस ऑपरेशन में कुछ मर्दों ने औरतों का भेष भी धरा ताकि वो शक के बिना बिल्डिंग के अंदर पहुंच सके और फिर रात के अंधेरे में आतंकियों की बिल्डिंग में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। तीनों मोस्ट वांटेड आतंकी मौके पर ही ढेर कर दिए गए। ये बिल्डिंग इतनी सुरक्षित थी कि वहां पैराट्रूपर्स को उतारना पड़ा। इजराइल ने यह साफ कर दिया था कि बदला सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक कसम है। यह बदला इजराइल की गोल्डा मेयर के प्रधानमंत्री रहते शुरू हुआ था। इसलिए बदला लेने के लिए ब्लैक सितंबर के मुख्य साजिशकर्ता ने गोल्डा को भी मारने की साजिश रची। जनवरी 1973 को गोल्डा मेयर रोम जाने वाली थीं। ये खबर ब्लैक सितंबर के कमांडर अली हसन सलामेह तक पहुंच गई और यही म्यूनिक हमलों का मास्टरमाइंड था। उसने गोल्डा मीर को मारने के
के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार किया था। युगोस्लाविया से कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें नाव के जरिए इटली तक लाई गई और इन्हें रोम एयरपोर्ट पर छुपा दिया गया, जहां गोल्डा का प्लेन उतरने वाला था और फिर 14 जनवरी गोल्डा का प्लेन रोम पहुंचने वाला था। लेकिन तभी मोसाद को एक सीक्रेट टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट हुई। कोई कह रहा था जश्न के लिए मोमबत्ती जलाने का वक्त आ गया है। मोसाद को तुरंत कोड वर्ड समझ आ गया। उन्होंने एक इमरजेंसी रेड कंडक्ट की और रोम के एक घर से मिसाइल ब्लूप्रिंट बरामद किए। जिस दिन गोल्डा का प्लेन लैंड हुआ, एयरपोर्ट सुरक्षा बलों से घिरा हुआ था और अचानक एक सस्पिशियस वैन दिखी। जैसे ही सिक्योरिटी ने ड्राइवर को बाहर निकलने को कहा, उसने फायरिंग शुरू कर दी और भाग निकला। जब सिक्योरिटी ने वैन खोली तो अंदर 6 मिसाइलें रखी थी। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो गोल्डा मेयर का प्लेन उड़ाया जा सकता था, लेकिन मोसाद ने इसे नाकाम कर दिया। गोल्डा मेयर को मारने में नाकाम रहने के बाद अली हसन सलामेह छुपता फिर रहा था, लेकिन इजराइल को उसका एक एक कदम पता था और आखिर में जनवरी 1979 में मोसाद ने अली हसन सलामेह की कार में बम लगाकर उसे उड़ा दिया। 3 अनसक्सेसफुल कोशिशें के बाद आखिरकार मोसाद को उसकी मौत की खबर मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बदला 20 साल तक जारी रहा। ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड 20 साल तक चला। मोसाद ने जर्मनी से रिहा हुए 2 आतंकियों को भी मार डाला, लेकिन एक शख्स बच निकला, जमाल अल गशे। वो नॉर्थ अफ्रीका में जाकर छुप गया था। आखिरी बार 1999 में एक डॉक्यूमेंट्री में उसका इंटरव्यू आया था। नाम था वन डे इन सितंबर। लेकिन इजराइल आज भी भूलता नहीं और माफ नहीं करता। शायद इजराइल ने उसे भी मार दिया होगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।